नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सर सुपर वर्ड क्लासेस में आपका अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, हम लोग अपने पॉलिटी की सीरीज पर बात कर रहे हैं और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं अपने अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट का मतलब हो गया हमारा कि दो पार्ट आपका, तीन पार्ट हो चुका है, ये चौथा पार्ट आपका जाने जा रहा है। तो जरा समझिएगा कि हम लोग कहाँ पर बात किए थे। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आप इसके पिछले वाला पार्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक इस पार्ट को समझ नहीं पाएंगे। हम लोग इसके पिछले का जो पार्ट पढ़े थे वह पार्ट पढ़े थे स्वाली का युद्ध। जरा समझिएगा कि उस पार्ट को हम लोग पढ़े थे स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध। और इस स्वाली का युद्ध हमने आपको करवाया था कि 29 नवंबर 1612 ईस्वी को स्वाली का युद्ध होता है। और मैं ये भी बताया था कि स्वाली एक सूरत का गांव है और उसी गांव में स्वाली का युद्ध होता है। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली कंपनी दोनों का युद्ध होता है। और यह पहला ऐसा युद्ध है जो समुद्र में हो रहा है। तो समुद्र पानी के लिए अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उसी युद्ध का नाम पड़ता है स्वाली का युद्ध। और इसी स्वाली के युद्ध से कहा जाता है कि भारत में पहली बार ब्रिटिश नौसेना का गठन किया गया। तो मैं बेटा इसके बाद से स्टार्ट करता हूं कि स्वाली का युद्ध से, ये तो अंग्रेजों का युद्ध है लेकिन नाम था बादशाह का, जहांगीर का। तो ये स्वाली का युद्ध में अंग्रेजों ने ये जाकर दरबार में जहांगीर के बताया था कि हुजूर, हमने आपका युद्ध जीत लिया है। और ध्यान दीजिएगा, और इसी खुशी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सूरत में अधूरी फैक्ट्री थी उसे बनाने का आदेश देता है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी वह अस्थायी रूप से अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोलना चाह रही थी? तो सूरत में, लेकिन नहीं खोल पाई। तो अस्थायी रूप से 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोलती है। लेकिन हमने कहा था कि कतई ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य नहीं था कि वह मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी को खोले, उसका उद्देश्य था सूरत। तो कहा गया कि 1608 में, इसको मिटा देता हूं, कहा गया कि 1608 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में तो नींव रखी गई थी, लेकिन यह बिना बादशाह के आदेश से कंपनी खोली जा रही थी, इसलिए यह कंपनी अधूरे पर रोक दी गई। तो कहा गया कि सूरत की जो पहली फैक्ट्री का नींव 1608 में पड़ा था वह फैक्ट्री कब बनकर तैयार होती है? तो कहा जाता है कि सूरत की फैक्ट्री 1613 ईस्वी में बन करके तैयार होती है। तो 1613 में सूरत की जो फैक्ट्री है वो बन करके तैयार होती है। कभी क्वेश्चन पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अधूरी फैक्ट्री थी 1608 में वो कब जाकर पूरा होती है? तो 1613 में। लेकिन अभी भी बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश नहीं दे रहे हैं। जब नहीं दे रहे हैं तो ब्रिटेन का एक राजा था, जरा समझिएगा कि ब्रिटेन का एक राजा था, ब्रिटेन का राजा था। और उस राजा का नाम था जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक आदेश दिलवाने के लिए अपने यहां से एक चापलूस भेजता है, लेकिन उस चापलूस को राजदूत बनाकर भेजता है। तो कहा जाता है कि जेम्स प्रथम अपना राजदूत बनाया था और उस राजदूत का नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो को भारत भेजता है कि जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को जो है आगे आदेश दिलवाओ अपने चालाकी के दम पे। तो कहा गया कि सर टॉमस रो जब भारत आता है तो यह बेटा भारत पहुंचता है 1615 ईस्वी में। तो कभी क्वेश्चन अगर पूछता है कि सर टॉमस रो भारत कब पहुंचा, तो 1615 में पहुंचा। और ये बेटा पहुंचता
है जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो ध्यान दीजिएगा कि 1615 में भारत के बादशाह कौन है? जहांगीर है। तो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो पहुंचता है, यह भी बात ध्यान दीजिएगा। और बेटा ये 1605 से लेकर के 1615 से लेकर के 1619 ईस्वी तक यह भारत में रहता है और इतने दिनों में यह गजब की चापलूसी करता है। कहा जाता है कि जब से नूरजहां से जहांगीर शादी कर लिया है तब से इसका भी साम्राज्य का डिसिप्लिन टूट गया है। ये जितना भी काम कर रहा है अपने बेगम नूरजहां के आदेश पर कर रहा है, जितना भी काम कर रहा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर इतना आलसी और अयास हो गया था कि अगर दरबार का कोई महत्वपूर्ण काम लेकर के जहांगीर के पास जाता था तो डायरेक्ट जो है नूरजहां के दरबार में भेज देता था। इसी का फायदा उठाता है सर टॉमस रो, जहांगीर के दरबार में न जाकर के नूरजहां के दरबार में जाता है, उनसे जो है काफी प्रभावित करता है। कहा जाता है कि पहली बार जब नूरजहां के दरबार में गया था तो कुछ मिठाई और ब्रिटेन का आभूषण ले गया था। और एक क्वेश्चन और पूछता है बेटा कि जहांगीर के लिए इसने कलाई घड़ी भी ले गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि भारत का वो कौन सा बादशाह जो कलाई घड़ी पहना था, तो बेटा ये कलाई घड़ी जो पहनने वाला बादशाह है ये जहांगीर है। दूसरी बात, शिकारी कुत्ता भी गिफ्ट किया था। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटेन के किस राजदूत ने जहांगीर को शिकारी कुत्ता गिफ्ट किया था, तो उसका नाम था सर टॉमस रो। कहा गया कि बेगम के दरबार में गया और बेगम के दरबार में जाने के बाद तमाम प्रकार का चापलूसी करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक आदेश दिला देता है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक आदेश दिलाता है वैसे ही ध्यान दीजिएगा धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में चलने लगता है। जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में चलने लगता है तो कंपनी भारत में दो तीन चीज देखने लगी। ध्यान दीजिएगा, कंपनी भारत में दो तीन चीज देखने लगी। सबसे पहली चीज क्या देख रही थी, जरा समझिएगा। कंपनी भारत में सबसे पहली चीज क्या देखने लगी कि भारत में व्यापार करने के साथ साथ भारत के राष्ट्रीयता को परखने लगी। भारत के राष्ट्रीयता को परखने लगी कि भारत की राष्ट्रीयता क्या है। तो उन लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि भारत में एकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या उसने परख लगाया कि भारत में एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बगल के राजा के साम्राज्य को हड़पने के लिए प्रत्येक दिन प्रयास किया जा रहा है, मतलब कि भारत में एकता नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे एकता न होने का लाभ उठाया। जब एकता न होने का लाभ उठाया तो कहा जाता है कि एक राजा के साथ मिलकर के दूसरे राजा के साथ जो है युद्ध करवाते थे लोग, और उस युद्ध के बदले में जो जीता हुआ धन होता था आधा कंपनी बांट लेती थी, आधा उस राजा को दिया जाता था। ऐसे धीरे 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 कंपनी क्या करने लगी, भारत में राजनीति भी करने लगी। लेकिन कहा गया कि कंपनी को एक क्षेत्र जब बहुत ज्यादा प्रभावित था जिसका नाम था बंगाल। तो बंगाल जो क्षेत्र था बेटा, वो बंगाल क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी जाने के लिए प्रयास करने लगी, लेकिन बादशाह का आदेश चाहिए। जरा समझिएगा कि बादशाह का आदेश, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वो कौन सा बादशाह, ध्यान दीजिएगा, भारत का वो कौन सा बादशाह जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 3000 रुपए में बंगाल में व्यापार करने का आदेश देता है। तो मात्र 3000 रुपए में बंगाल में व्यापार करने का आदेश देता है, वो कौन सा बादशाह है बेटा? तो उस बादशाह का नाम है फर्रुखसियर। क्या नाम है? फर्रुखसियर। उसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि बादशाह फर्रुखसियर को एक दर्दनाक बीमारी थी, घाव था, और वह घाव जो है भारत के वैद्य ठीक नहीं कर पाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को जरूरत था बंगाल में व्यापार करना। तो भाई किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए अगर प्रयास किया जाए तो हो सकता है व्यक्ति प्रभावित होता है, तो प्रभावित होने के बाद कुछ ना कुछ करेगा। भारत में ऐसा लंबे समय से चलते आया है कि अगर भारत के लोगों को खुश करना है तो उनका सहयोग करिए, वो आपके साथ रहेंगे, आपको खुश कर देंगे। तो जरा समझिएगा बेटा, कहा गया कि बादशाह जहांगीर के बाद अपने शाहजहां होते हैं, और शाहजहां के बाद अपने
औरंगजेब आते हैं और औरंगजेब 3 मार्च 1707 ईस्वी को जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका बेटा मुअज्जम गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद जहांदार शाह बैठते हैं और कहा जाता है कि जहांदार शाह के बाद अगर कोई तीसरा बादशाह बनता है तो उसका नाम है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर को दर्दनाक बीमारी थी, दर्दनाक घाव था। भारत के वैद्य जब ठीक नहीं कर पाए तो उसके बीमारी को ठीक करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से एक डॉक्टर बुलाया। उस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? उस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। और हैमिल्टन एक सर्जन था और आकर के फर्रुखसियर की बीमारी को ठीक करता है और फर्रुखसियर खुश होकर के मात्र 3000 रुपए में पूरे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री कर देता है। और कहा जाता है कि यह टैक्स फ्री क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, कितने वर्ष के लिए होता है? तो यह टैक्स फ्री 1 वर्ष के लिए होता है। तो कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विस्तारित होने के लिए बादशाह फर्रुखसियर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यह घटना बेटा 1717 ईस्वी की है। 1717 ईस्वी में बादशाह फर्रुखसियर ने मात्र 3000 रुपए के बदले में क्या कर दिया बेटा कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक आदेश दे दिया। लेकिन इस फर्रुखसियर के व्यापारिक आदेश को बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां ठुकरा देता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है कि हम किसी बादशाह की बात को नहीं मानते हैं, अगर तुम्हें बंगाल में व्यापार करना है तो बंगाल में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फर्रुखसियर ने वहां तक पहुंचाया तो बेटा इस बात को समझिएगा कि घटना बंगाल में किस प्रकार से घटती है। तो कहा जाता है कि धीरे धीरे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स भरने लगती है और टैक्स भरते भरते क्या करती है बेटा कि बंगाल में छोटे छोटे घटना होता है और एक बहुत बड़ी घटना होती है जिस घटना का नाम है प्लासी का युद्ध। तो हम अगले लेक्चर में प्लासी के युद्ध को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा होगा। हमारा फायदा ये होगा, आपका सहयोग मिलेगा। नमस्कार।